स्टूडेंट, मैं मंजित कुमार आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो हमने कल डिस्कस किया था, हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि ऑर्थोगोनल सेट के बारे में डिस्कस किया था, ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टी थी ऑर्थोगोनल सेट की, ऑर्थोनॉर्मल सेट की, उन प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। दरअसल वहाँ पर तो मेनली थ्योरम ही थी। और फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर आए हुए थे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। देखो बच्चों, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक्चुअल में जो टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस का, एक्चुअल में यहाँ से CSIR नेट के अंदर से मोस्ट ऑफ द केसेस एक दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसलिए मेरी सभी स्टूडेंट्स से हिदायत है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो इसलिए वो जो वीडियो है उसको अच्छे ढंग से देखें, आराम से बैठ के शांति से देखें। फिर जो चीज़ें आपको बताई गई है उनके बारे में सोचें, क्या किस वजह से बताई है, क्या कुछ लॉजिक था उनका, किस तरह से क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। इस टाइप से क्या होगा बच्चों, आपका जो कंसेप्ट है, जो डेवलपमेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, वो बनेगी। फिर उससे क्या होगा बच्चों कि आप जो इनर प्रोडक्ट स्पेस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम के अंदर हो, या फिर गेट के अंदर हो, और या फिर IIT के अंदर हो, जो PhD एंट्रेंस होता है, वहाँ पर आप उन क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे। देखो बच्चों, अब हम फिलहाल क्या करते हैं, क्वेश्चन को दरअसल डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर आया था दिसंबर 2016 के अंदर आया था। दरअसल ये दिसंबर ही शायद जून 2016 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, इट इज़ सो इजी फॉर्मेट। क्वेश्चन के बारे में जस्ट आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या क्या कुछ है, कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर बना सकते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन दरअसल क्या है, वो ये है। इसने बोल दिया कि सपोज दैट V1 V2 V3 एंड सो ऑन सो फोर्थ Vn, ये आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर है तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जब नॉर्म को डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर किनको बोलते हो आप, कि कोई वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर कब बनता है, अगर उसकी नॉर्म क्या बनती हो, 1 बनती हो। तो इसने क्या बोला, दरअसल ये सारे के सारे वेक्टर उसने क्या दे दिए, यूनिट वेक्टर दे दिए। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इन सभी वेक्टर की जो नॉर्म है वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। फिर उसने क्या डिफाइन कर दिया कि V की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ Vi, V के साथ उसके मोड का स्क्वायर। ये कंडीशन होल्ड होती है प्रत्येक V के जो मेंबर है RKn के अंदर से। इसने बोल दिया कि V का अगर RKn का अगर हर एक मेंबर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो अब बताओ इनमें से कौन सी चीज़ ठीक बनेगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, इसने क्या दे दिया, बेसिकली ये यूनिट वेक्टर दे दी। तो इसका मतलब इन सभी वेक्टर की जो नॉर्म है आपके पास क्या बनती है, 1 बनती है। और फिर साथ साथ में ये रिलेशन दे दिया प्रत्येक V जो RKn के अंदर से है। फिर उसने ऑप्शन बना दिया, बताओ कि जो सेट है ऑर्थोगोनल बनेगा, जो सेट है आपके पास बेसिस बनेगा RKn का, या फिर नॉट ऑर्थोगोनल बनेगा, या फिर इस सेट के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा n-1 एलिमेंट है, वे क्या बनाएंगे आपके पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट या फिर ऑर्थोगोनल सेट बनाएंगे। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं, दरअसल कैसे सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करना है, उस पर आते हैं। देखो, इसने जो यहाँ पर रिलेशन बनाया है वो ये है कि V का हर एक मेंबर अगर RKn के अंदर है, मतलब V है वो कहाँ से, RKn के अंदर से है, वो इस रिलेशन को ओबे करता है। तो मैंने क्या कर लिया, इस रिलेशन को ही उठाना स्टार्ट कर दिया। तो रिलेशन दरअसल क्या है कि V की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to n Vi, V के साथ इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर। ये चीज़ है बच्चों। दरअसल मैंने क्या कर लिया, जो समेशन वाली चीज़ थी इसको सोल्व कर लिया, समेशन को चला दिया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनती है, वो ये है कि दैट इम्प्लाइज V की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू V1, V की इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर प्लस V2, V की इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस Vi, V की इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस Vn, V के साथ इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर। ये चीज़ बन चुकी है। दरअसल मैंने क्या किया है, जस्ट समेशन को ही चला है, समेशन की वैल्यू को ही रन किया है, तो यहाँ से ये चीज़ बन चुकी है। देखो बच्चों, V कहाँ से है, कोई भी मेंबर है RKn के अंदर से, प्रत्येक मेंबर के लिए दरअसल ये कंडीशन होल्ड है। तो मैंने क्या कर लिया, जो ये वेक्टर गिवन थे RKn के अंदर से गिवन थे, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से वेक्टर उठाया एक Vi, मैंने यहाँ से एक वेक्टर उठाया Vi, तो दैट इम्प्लाइज ये कंडीशन भी हमेशा होल्ड होगी। अब देखो बच्चों, जो ये सेट है दरअसल आप ऑर्थोगोनली कब होगा,
ऑर्थोगोनल के लिए तो कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हो तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। तो दैट इंप्लाइज वो सेट आपके पास क्या बनता है, उस केस के अंदर ऑर्थोगोनल बनता है। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया दरअसल, यहाँ पर वी आई कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर उठाए यहाँ से, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर पुट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये कि वी आई की नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करता हूँ अब, वी वन कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस वी टू कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस वी आई कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस वी एन कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर। ये बन चुका बच्चों। अब देखो बच्चों, आपके पास जो सेट कैसा गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इसके अंदर जो भी मेंबर है सबका जो नॉर्म है वो क्या बनता है, 1 बनता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बाय दिस सेट इज यूनिट वेक्टर, दिस सेट इज ऑल एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर, दिस सेट इज यूनिट वेक्टर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बात तो श्योर है कि ये चीज़ पक्का बनेगी कि जो वी आई है प्रत्येक की जो नॉर्म है वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। ये चीज़ तो अकॉर्डिंग टू द दिस सेट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज यूनिट वेक्टर। देखो बच्चों, वी आई की जो नॉर्म है वो क्या है, 1 है, क्योंकि जो सेट इसने क्या दे दिया, इसके सारे मेंबर यूनिट वेक्टर थे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर मैंने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। तो दैट इंप्लाइज जो सिचुएशन थी दरअसल वो अब ये बन चुकी है, ये चीज़ 1। अब देखो बच्चों, वी आई कोमा वी आई की जो इनर प्रोडक्ट होती है वो दरअसल क्या होती है, वी आई की नॉर्म का स्क्वायर बनता है। अब वी आई की नॉर्म का स्क्वायर और उसकी पावर 2 है, तो वी आई की नॉर्म है वो दरअसल क्या बन जाती है, उसकी पावर 4। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर क्या बनेगा, अब वी आई की नॉर्म की पावर 4। अब जो वी आई है उसकी नॉर्म क्या है दरअसल, वो 1 है। तो दैट इंप्लाइज 1 की पावर 4 भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये चीज़ बन चुकी यहाँ पर, ये 1। अब देखो बच्चों, मैं 1 को इस तरफ लेके आता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 0। तो दैट इंप्लाइज ये तो यहाँ से गया और ये क्या बन चुका, ये 0। ये चीज़ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास ये टर्म है, एक्चुअल में कितनी टर्म है, ये n-1 टर्म है, और उसकी जो वैल्यू, उनका जो सम है दरअसल क्या बनता है, 0 बनता है। एक्चुअल में जो ये चीज़ है वो वास्तव में आपके पास वो ये है कि दैट इंप्लाइज, यहाँ से मैंने क्या बना दिया, इसको जस्ट एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया। वो क्या बन चुका, वो ये कि v1 कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर प्लस v2 कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस वी आई -1 कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस वी आई +1 कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर प्लस वी एन कोमा वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, ये तो आपके पास एक इनर प्रोडक्ट है और उसका मोड कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो दैट इंप्लाइज जो ये क्वांटिटी है स्क्वायर के अंदर वाली, वो हमेशा क्या आपके पास नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब जो आपके पास ये चीज़ है दरअसल वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर। ये भी नॉन नेगेटिव नंबर बनता है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर बनता है, एंड सो ऑन सो फोर नॉन नेगेटिव नंबर बनते हैं ये। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या था, ये नॉन नेगेटिव टर्म है, नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी एंड सो ऑन सो फोर, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर। और उन नॉन नेगेटिव नंबर का सम दरअसल क्या बन चुका, 0 बन चुका। ये तभी पॉसिबल बच्चों अगर ये सारे के सारे क्या बनते हो, 0 बनते हो। क्यों, अगर एक भी नॉन 0 बन चुका तो दैट इंप्लाइज जो इसका सम है वो क्या बन जाएगा, नॉन 0 बन जाएगा। बट आपने क्या प्रूव कर दिया कि वो 0 बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि वी आई कोमा वी जे की इनर प्रोडक्ट के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये चीज़ बन चुकी बच्चों। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये भी स्क्वायर हटा दिया, ये बन चुका। मोड क्वांटिटी है दरअसल, मैंने क्या कर दिया, इसको भी हटा दिया। दरअसल यहाँ से क्या बन चुका, ये तभी पॉसिबल है अगर इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 बनती हो। तो दैट इंप्लाइज वी आई कोमा वी जे की जो इनर प्रोडक्ट है बच्चों, यहाँ से क्या बन चुकी, 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे।
इसका मतलब ये है बच्चों, आपने कि यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन गिवन था, इस रिलेशन के थ्रू आपने ये प्रूव कर दिया कि इस सेट के अंदर से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो, अगर वो अलग अलग है, इफ vi इज इक्वल टू, इफ vi और vj अगर दो एलिमेंट है इस सेट के अंदर से, अगर वो अलग अलग है, तो उनकी इनर प्रोडक्ट क्या बनती है बच्चों? 0 बनती है। तो मैंने कल ही आपको डेफिनेशन बताई थी ऑर्थोगोनल सेट की, वो ये थी कि कोई भी सेट है दरअसल आपके पास, वो ऑर्थोगोनल कब बनता है? अगर उस सेट के अंदर से आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो, उनकी इनर प्रोडक्ट अगर 0 बनती है, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल सेट। और अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि इस सेट के अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो उनकी इनर प्रोडक्ट दरअसल क्या बनती है? 0 बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज ऑर्थोगोनल सेट। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑप्शन पर आते हैं बच्चों। अब फर्स्ट ऑप्शन में इसने यह बोल दिया कि v1, v2, v3 एंड so on for vn आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये सेट आपके पास क्या बनता है? ऑर्थोगोनल ही बनता है। ये उसने पूछ लिया आपसे, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो बच्चों, जो सी ऑप्शन है दरअसल उसने क्या बना दिया? उसने बोल दिया कि जो आपके पास ये सेट है वो ऑर्थोगोनल नहीं बनेगा। बट आपने तो ये भी प्रूव किया है कि दिस सेट इज ऑर्थोगोनल, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यस बच्चों, देखो बच्चों, कल ही मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी। थ्योरम ये थी कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर है दरअसल, जो ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर का, हमेशा ही क्या बनता है? वो Li बनता है। ये चीज़ हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। अब देखो बच्चों, जो आपके पास ये सेट दरअसल गिवन था, वो कैसे गिवन है? इसके हर एक मेंबर यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब जो सारा का सारा सेट के अंदर जितने मेंबर है, सारे के सारे नॉन जीरो है। क्यों? अगर एक भी जीरो बनता है तो दैट इंप्लाइज जो उसकी नॉर्म है वो क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो दैट इंप्लाइज जो वेक्टर है वो क्या नहीं बनेगा? यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो सेट है दरअसल एक्चुअल मायने में ये आपको किस टाइप से गिवन है? वो इस टाइप से गिवन है कि ये जो सेट है आपके पास ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर का। तो कल ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि अगर आपके पास क्या हो, ऑर्थोगोनल सेट हो नॉन जीरो वेक्टर का, हमेशा क्या बनता है? Li। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज Li। अब देखो बच्चों, हमने पहले जब बेसिस डायमेंशंस को डिस्कस किया था, वहां पर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है V/F, उस सेट के अगर डायमेंशंस n है, तो इन दैट केस अगर कोई भी सेट जिसके अंदर n मेंबर प्रेजेंट है, अगर वो Li बनता है, तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। अब देखो बच्चों, इस सेट के अंदर दरअसल मेंबर कितने हैं? n है। अब डायमेंशन r की n की कितने है? दरअसल वो भी n है, और ये Li भी है। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट फॉर्म द बेसिस ऑफ r की n। अब ऑप्शन बी है दरअसल, उसने यही बोला है आपको कि जो ये सेट है वो बेसिस बनाएगा r की n का। अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्थोगोनल सेट था नॉन जीरो वेक्टर का, और हम कल ही ये थ्योरम को डिस्कस करके आए थे कि जो नॉन जीरो वेक्टर का जो सेट होता है दरअसल ऑर्थोगोनल जो होता है वो हमेशा क्या बनता है? Li। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज Li, और ये सेट Li है और n ही मेंबर है और r की n के डायमेंशंस n है। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट फॉर्म द बेसिस ऑफ r की n। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये चीज थी बच्चों। अब आते हैं ऑप्शन डी पर आते हैं। दरअसल उसने ये बोल दिया कि एट मोस्ट n-1 एलिमेंट इन दिस सेट कैन बी ऑर्थोगोनल। इसने बोल दिया बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा n-1 ही एलिमेंट इस सेट के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्थोगोनल है। बट अभी हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि ये पूरा का पूरा सेट ही ऑर्थोगोनल है। तो दैट इंप्लाइज इस सेट के अंदर n एलिमेंट है और ये सेट ऑर्थोगोनल है। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो दैट इंप्लाइज ये ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसने ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा n-1 ही एलिमेंट इस सेट के अंदर ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्थोगोनल है। क्यों? मैं क्या कर लूंगा, इसी सेट को उठा लूंगा, n एलिमेंट है और वो सेट आपके पास क्या बनता है बच्चों? दरअसल ऑर्थोगोनल बनता है। तो दैट इंप्लाइज जो क्वेश्चन था बच्चों CSA नेट के अंदर पूछा गया था, जून 2016 के अंदर पूछा गया था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था बच्चों। देखो बच्चों, अब हम जो दरअसल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास ये आता है अब कि ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में है क्या। देखो बच्चों, मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट को मेनली प्रॉब्लम होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर। वैसे घबराने वाली बात नहीं होती इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कि किस टाइप से सोचना है, जस्ट चीज़ें आसान ही पूछता है वो CSA नेट के अंदर इनर प्रोडक्ट स्पेस की। आपको जो कंसेप्ट है उनको क्लियर रखो, कैसे अप्रोच करना है, कैसे थिंकिंग बनानी है क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, वो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप क्वेश्चन के अंदर CSA नेट के अंदर बच्चों क्वेश्चनों को डिस्कस कर पाते हो, सोल्व कर पाते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस।
देखो बच्चों, तो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है दरअसल वो क्या है, वो ये है कि कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशंस इन प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगी। मतलब यहाँ से क्या है, वो ये थ्योरम क्या है दरअसल, वो ये है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल inner product space has a orthonormal basis। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये है बच्चों। दरअसल वो क्या है, वो ये है कि अगर मान लिया कोई भी आपके पास क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो कैसा है फाइनाइट डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने ये है कि ये हमारे पास क्या है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देखो बच्चों, जो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस दरअसल वो क्या बोलती है आपको, वो ये है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर मिलेगी। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या बताई थी मैंने, ऑर्थोनॉर्मल सेट को डिस्कस किया था हमने। वो क्या होता है कि कोई भी सेट है आपके पास वो ऑर्थोनॉर्मल सेट का बनता है अगर वो सेट के अंदर अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहते हो तो उनकी प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, और खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट इज कॉल्ड द ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर वो सेट बेसिस बनता है तो दैट इंप्लाइज दिस बेसिस इज कॉल्ड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। नाउ कम टू द पॉइंट। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस दरअसल वो यही है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो दैट इंप्लाइज उसके पास ये बात श्योर है कि उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगी। अब देखो बच्चों, कई बार दरअसल ये होता है कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस दे देता है, वो ये बोल देता है कि कोई भी ऑर्डिनरी बेसिस है जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है, उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। दिस प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। अब उसी चीज़ को हम क्या करते हैं दरअसल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, वो दरअसल हमारे पास क्या है, वो चीज़ ये हाउ टू कंस्ट्रक्ट an ordinary basis to the orthonormal basis of a finite dimensional inner product space। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हो उस चीज पर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने क्या कर लिया, मान लिया, कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से, अज्यूम कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया बच्चों, अभी फिलहाल आपको 3 एलिमेंट है जिस बेसिस के अंदर, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया ये आपके पास क्या है ऑर्डिनरी बेसिस है U1 U2 U3। दिस वन इज द ऑर्डिनरी बेसिस। एक्चुअल में जो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है उसने क्या चीज बताई थी, उसने एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया था कि ऑर्डिनरी बेसिस को कन्वर्ट करने का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। अब वो प्रोसेस क्या था बच्चों, उस चीज़ पर आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार CSR नेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, उस क्वेश्चन को भी दरअसल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको कन्वर्ट करने हैं और साथ साथ में वेरीफाई भी करने हैं। देखो बच्चों, उसने क्या बात बताई थी कि मान लिया आपके पास क्या है V/F, ये मान लिया मैंने क्या है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, फाइनाइट डायमेंशंस इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ये मान लिया जस्ट वैसे ही 3 एलिमेंट है उसके बेसिस के अंदर, वो कैसे कन्वर्ट होती है वो ये है। देखो बच्चों, आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर, उससे पहले आपको कुछ वेक्टर कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। वो मान लिया ये है W1 W2 W3, फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस V1 V2 V3। दिस वन इज योर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये चीज है बच्चों। एक्चुअल में क्या है, वो आपको क्या देगा, ऑर्डिनरी बेसिस दे देगा। वो ये बोल देगा कि इसको कन्वर्ट करो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ पर पहुंचना होता है। और एक्चुअल में जो पहुंचने का जो तरीका है, जो वे है, जो इंट्रोड्यूस किया था, वो ग्राम स्मिथ ने ही इंट्रोड्यूस किया था इस चीज़ को। इसीलिए उसको आप क्या बोलते हो, नाम भी दे दिया था, उसने अपना ही दिया था, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के नाम से उसने इस चीज़ को
बनाया था। देखो बच्चों, दरअसल आप क्या करते हो, आपका टारगेट V1, V2, V3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। कैसे बनती है वो वैल्यू, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर U1, U2, U3 वो तो आपको जो भी बेसिस के अंदर मेंबर है वो आपको जरूर देता है। मैंने फॉर एग्जांपल वैसे ही 3 मान लिए। आप फर्स्टली इनको बनाते हो, फिर इनके थ्रू इस पर जाते हो। W1 की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास होती क्या है, वो ये कि W1 इज इक्वल टू U1, और जो V1 है वो क्या है, W1 अपॉन W1 की नॉर्म। ये है बच्चों, इसका मतलब जो W1 है एक्चुअल मायने में वो उसकी जो वैल्यू है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो U1 के इक्वल है। फिर आप क्या करते हो बच्चों, यहाँ से U1 W1 के मिलने के बाद आप बना देते हो, किस चीज़ को बना देते हो, V1 को बना देते हो। और जो V1 की वैल्यू दरअसल वो क्या है, W1 जो बन के आया है उसको उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो। ये बन चुका आपके पास V1। फिर V1 बनने के बाद आप क्या बनाते हो, W2 को कंस्ट्रक्ट करते हो। W2 की जो वैल्यू है एक्चुअल मायने में वो क्या है बच्चों, वो ये थी कि W2 इज इक्वल टू U2 माइनस U2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू V1। ये है बच्चों, मतलब कि W2 मिलने के बाद आप W1 मिलने के बाद आप किसको कंस्ट्रक्ट करते हो, W2 को कंस्ट्रक्ट करते हो। और जो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो वो ये है कि U2 को तो एज इट इज रख लिया, फिर सब्ट्रैक्शन कर दी कि U1 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू V1। तो आपके पास जो मेंबर बन के आता है वो क्या बनता है, W2 बनता है। फिर V2 बन जाता है W2 की हेल्प से। V2 की वैल्यू क्या होती है, दरअसल वो ये है कि V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W2 की नॉर्म। ये है बच्चों। फिर उसके बाद क्या करते हो, दरअसल बच्चों आप W3 की वैल्यू को बनाते हो। W3 की जो वैल्यू है आपके पास वो कैसे बनती है, देखो बच्चों, जब आप W3 की वैल्यू बनाते हो तो तब तक आप इन दो चीज़ को फाइंड आउट कर चुके होते हो और ये आपको मिलते ही है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से W3 की जो वैल्यू है वो ये है कि U3 माइनस U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है, माइनस में V1 की इंटू सॉरी U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है इनटू V1, फिर माइनस में W3 की V2 के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है इनटू V2। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका वो ये कि W3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू V1 माइनस U3 की किसके साथ इनर प्रोडक्ट बच्चों, V2 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू V2। इस टाइप से आप क्या करते हो बच्चों, W3 को कंस्ट्रक्ट करते हो। फिर उसके बाद जो V3 है वो दरअसल क्या बनता है, W3 अपॉन W3 की नॉर्म। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से V3 क्या बनता है वो ये है कि W3 अपॉन W3 की नॉर्म। ये है बच्चों। एक बार मैं फिर से प्रोसीजर को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। वो यही है आपके पास ग्राम-स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, जो कन्वर्ट करता है एक्चुअल मायने में ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। दरअसल वो क्या है कि जो W1 की वैल्यू है वो U1 के इक्वल है, और जो V2 की वैल्यू है वो यहाँ से मिलती है कि W1 अपॉन W1 की नॉर्म। फिर दरअसल आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, W2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। वो क्या बनती है, U2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट कर दो इनटू V1। इस टाइप से बना दिया। फिर जब तक आप क्या करते हो बच्चों, W3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। W3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास बच्चों, आप इनको और इनको फाइंड आउट कर चुके होते हो कि U3 माइनस U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू V1 माइनस U3 की V2 के साथ इनर प्रोडक्ट U2 के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू U2। इस टाइप से बच्चों आपके पास क्या बनते हैं, W1, W2, W3 बनते हैं। और जो V1, V2, V3 होते हैं वो क्या कर देते हो आप, इनको इनकी नॉर्म से डिवाइड कर देते हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो बन के आते हैं आपके पास, दिस वन इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे कि बच्चों मैंने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसे आप कन्वर्ट करते हो, कैसे अप्लाई करते हो ग्राम-स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को। उस चीज़ पर आते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू चलता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दरअसल वो होता क्या है। मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक बेसिस ले लिए 1 0 0 1 1 1, फिर एक मैंने ये ले लिया 1 2 0। ये है बच्चों आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी बेसिस है। किसके अंदर से है, R³ ओवर R के अंदर से है।
फिर मैंने ये बोल दिया कि इन ऑर्डिनरी बेसिस को कन्वर्ट करो आप किसके अंदर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। जो प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करने का, वो किसने दिया था बच्चों, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ग्राम स्मिथ ने दिया था। उस प्रोसेस के हम क्या करते हैं, तहत चलने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या मान लिया, इसको U1 मान लिया, U2 मान लिया, U3 मान लिया। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज अवर U1, U2, U3। आपको अगर याद हो तो जो आप ग्राम स्मिथ जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हो दरअसल, उससे पहले W1, W2, W3 बनाते हो। W1 की वैल्यू क्या थी, वो ये थी कि W1 इज इक्वल टू U1, ये था। फिर आप क्या करते हो बच्चों, V1 की वैल्यू बनाते हो, वो क्या था, W1 अपॉन W1 की नॉर्म, ये थी। W1 की वैल्यू दरअसल क्या है, वो U1 के इक्वल है। U1 की वैल्यू आपने क्या माननी है, इसको मानना है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, 1 0 0। अब देखो बच्चों जो ये वेक्टर था R³ के अंदर गए, इसकी नॉर्म निकालनी स्टार्ट कर दी। इसकी नॉर्म क्या बनती है, वो बनेगी 1। कैसे बनेगी कि इसकी इसी के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस इसी की इसी के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई बोल दो, इनर प्रोडक्ट बोल दो। एक्चुअल में वो क्या है कि इसके इसी के साथ मल्टीप्लाई इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में ही सारी चीज़ें। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो नॉर्म है U1 के साथ वो क्या बन चुकी बच्चों, सॉरी इनर प्रोडक्ट है बोल दो या फिर नॉर्म बोल दो, वो क्या आपके पास वो ये है कि 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 और उसका अंडर रूट। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 बन चुका। तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों जो W1 है उसकी नॉर्म क्या है आपके पास, जो नॉर्म बनती है U1 की। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो वो क्या बन चुका, 1 0 0, ये बन चुका बच्चों। फिर उसके बाद हमारा क्या टारगेट था, W2 को फाइंड आउट करना। W2 की जो दरअसल वैल्यू आपके पास बच्चों वो क्या मैंने बताई थी आपको, वो ये थी कि U2 माइनस U2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू V1, ये चीज़ थी बच्चों। देखो बच्चों U2 ये है, V1 ये है, इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो वो क्या बनती है, वो ये है कि U2 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट U2, V1 के साथ जो इनर प्रोडक्ट है बच्चों वो ये बनती है आपके पास कि इसकी के साथ मल्टीप्लाई प्लस इसकी के साथ मल्टीप्लाई प्लस इसकी के साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बन चुका, 1 बन चुका। तो दैट इंप्लाइज इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास 1 है। U2 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ से, V1 की वैल्यू पुट कर दूंगा और सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो वो ये बन चुका कि 1 1 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 बनती है, V1 की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की थी वो ये थी, वो ये बन चुका। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से सब्ट्रैक्शन क्या बनती है बच्चों, वो ये बन चुकी कि 0 1 और 1। ये आपके पास बच्चों दरअसल किस चीज़ की वैल्यू आई है, W2 की वैल्यू आई है। अब W2 की वैल्यू मिलने के बाद आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। V2 की वैल्यू दरअसल क्या थी, वो ये थी कि W2 अपॉन W2 की नॉर्म, ये था बच्चों। मैंने क्या कर लिया दरअसल, इसकी नॉर्म निकाल ली, वो क्या बनती है, √2 बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से V2 की वैल्यू क्या बन चुकी है, 1/√2 0 1 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये वैल्यू बन चुकी है 0 1/√2 1/√2। ये आपके पास बच्चों किस चीज़ की वैल्यू, V2 की वैल्यू। फिर उसके बाद क्या करते थे बच्चों, आप W3 की वैल्यू बनाते थे। W3 की वैल्यू बनने के बाद फिर आप किस चीज़ की वैल्यू बनाते थे, V3 की वैल्यू बनाते थे। दैट इंप्लाइज यहाँ से W3 की जो वैल्यू है उस पर आते हैं। W3 की वैल्यू ये थी कि U3 माइनस U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू V1 माइनस U3 की V2 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू V2। ये है बच्चों, मैंने क्या कर लिया, इन चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की। U3 आपके पास वो था, U3 की V1 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है बच्चों, उस पर आते हैं। ये आपके पास V1 है, ये U3 है, इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो वो क्या बनती है, इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बन चुका 1। तो दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू 1। फिर मैंने क्या कर लिया, U3 V2 की इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट की, वो क्या बनती है दरअसल, ये V2 था बच्चों, ये U3 था, इनर प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी कि 0 के इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1/√2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, 2 के साथ प्लस 0 की किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 1/√2 के साथ। और दैट इंप्लाइज जो वैल्यू है मेरे पास वो ये बन चुकी 0 प्लस 2/√2 प्लस 0 इज इक्वल टू √2। ये आपके पास बच्चों की इस चीज़ की वैल्यू बन चुकी है, इस चीज़ की भी आ चुकी है, इस चीज़ की भी आ चुकी वैल्यू। मैंने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया इसके अंदर। तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनती है, वही है कि 1/1 2 0 माइनस, ये हमारे पास वैल्यू थी 1,
इंटू V1 की वैल्यू क्या है वो ये, सॉरी ये 100 माइनस U3 V2 की इनर प्रोडक्ट क्या बनती है वो 1/√2 है, और V2 की वैल्यू क्या बन के आई थी वो ये थी कि 0 1/√2 1/√2। मैंने क्या कर लिया बच्चों, जस्ट सोल्व करने की कोशिश की इस चीज़ को, फिर देखते क्या बनता है। ये चीज़ है बच्चों आपके पास, जो इसकी वैल्यू है वो ये कि 1 2 0 माइनस 1 0 0 माइनस 0 1 1। सोल्व किया इसको, जस्ट वैल्यू क्या बन चुकी है वो ये है 0, फिर क्या वैल्यू बन चुकी है बच्चों आपके पास ये 1, फिर जो वैल्यू बन चुकी है वो ये बन चुकी है, इसके साथ वो क्या बन चुकी है -1। ये है बच्चों। देखो बच्चों आपके पास यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू आई है, W2 की वैल्यू आई है, फिर आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, V3 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। जो V3 की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी कि W3/W3 की नॉर्म। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से V3 = W3/W3 की नॉर्म। इसकी जो नॉर्म है बच्चों वो क्या बनती है, वो बनती है √2। तो दैट इम्प्लाइज V3 की वैल्यू क्या बन चुकी है 0 1/√2 -1/√2। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों जो आपके पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, दरअसल वो क्या बन चुकी, वो ये बन चुकी कि 1 0 0, यहाँ से 0 1/√2 1/√2, फिर आपके पास एक थर्ड एलिमेंट यहाँ से ये बनता था कि 0 1/√2 -1/√2। ये है आपके पास बच्चों ऑर्थो नॉर्मल बेसिस किस चीज़ की, R³ की। आपने एक्चुअल मायने में क्या किया है, इस ऑर्डिनरी बेसिस को कन्वर्ट कर दिया ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के अंदर। इस टाइप से थ्रू आउट बच्चों आपके पास क्या था, प्रोसीजर था, जो मैं पहले भी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस चीज़ को बता चुका था कि इस टाइप से इसकी वैल्यू है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब बच्चों मैं क्या देता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन देता हूँ। वैसे आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते थे कि इसके साथ इनर प्रोडक्ट करोगे वो बनेगी 0, ये तो थी चीज़ थी। इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या वो 0, इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या वो 0, और खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है 1 बनती है। तो दैट इम्प्लाइज दिस सेट इज फॉर्म द ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये था बच्चों आपके पास। अब आपके पास क्या है बच्चों, दरअसल कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। देखो बच्चों, अब मैंने आपको क्या किया था, एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी कि आप ऑर्डिनरी बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हो। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के तौर पर, आपको कन्वर्ट करना है उनको ऑर्डिनरी बेसिस को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, दरअसल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है। दरअसल क्वेश्चन वो ये वो ये दे दिया बच्चों मैंने क्वेश्चन कि कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी बेसिस of the inner product space to the orthonormal basis। ये है बच्चों क्वेश्चन, दरअसल ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए फर्स्ट ये आपके पास एक बेसिस है 1 2 3 1 0 -1, और फिर मैंने क्या दे दिया, एक ये दे दिया कि 1 7/2 3। ये आपके पास दरअसल क्या है, एक बेसिस दे दी बच्चों मैंने। इस बेसिस को आपको क्या करना है, दरअसल कन्वर्ट करना है, किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको R³ ओवर R की बेसिस है, इसको कन्वर्ट करना आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके लिए बच्चों कि ये बेसिस दे दिया 1 + 2 आयोटा 3 1 - आयोटा 2 आयोटा, और फिर एक ये दे दिया 1 0 0 0 और आयोटा। ये है बच्चों आपके पास C³ ओवर C की बेसिस है। इसको कन्वर्ट करना आपको फिर से किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको दरअसल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर बच्चों मैंने क्या दे दिया, ये चीज़ दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये दे दिया कि B मान लिया ये है 1 2 3 0 2 3 1 5 8।
ये आपके पास दरअसल एक क्वेश्चन है आर क्यूब ओवर आर का ऑर्डिनरी बेसिस दे दी। फिर से आपको क्या करना है बच्चों, इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को और ट्राई करना है। देखो बच्चों क्वेश्चन ये है कि बी ये दे दिया 1t 1 + t का होल स्क्वायर, इसको आपको कन्वर्ट करना है दरअसल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। ये चीज़ है बच्चों। एक्चुअल में जो ये चीज़ है इसके अंदर क्या है दरअसल, बेसिस किस चीज़ के दरअसल ये आपके पास सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, एक्चुअल में पोलिनोमियल के अंदर जाती है ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी बनती हो, एट मोस्ट 3 बनती हो। उसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करना है इस चीज़ को। और इनर प्रोडक्ट है बच्चों, आपको मैंने बताई भी थी दरअसल, आपको इनर प्रोडक्ट मैं यहाँ पर दूंगा नहीं, सोचना है आपको कैसे इनर प्रोडक्ट डिफाइन की थी हमने, इसको कहाँ पर लेकर जाते हैं और कैसे इस ऑर्डिनरी बेसिस को आर क्यूब ओवर आर के अंदर कन्वर्ट करते हो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर। इस टाइप से बच्चों आपके पास 4 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है। और इनके जो आंसर है बच्चों मेरे पास आप कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू भी पहुंचा सकते हो। इन क्वेश्चनों को बच्चों आपको क्या करना है दरअसल, ट्राई करना है। फिर हम क्या करते हैं, अब CSIR नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दरअसल क्या था, CSIR नेट के अंदर वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर ही पूछा गया था। देखो बच्चों दरअसल एक क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, दरअसल एक क्वेश्चन इन 2012 के अंदर आया था, दिसंबर 2012 के अंदर। दरअसल क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है बच्चों, इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट उसने क्या डिजाइन कर दिया, वो ये दे दिया, इसने बोल दिया कि भी आपके पास क्या एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके अंदर सारे के सारे पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। एक्चुअल मायने में वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 to r तक, मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल विच रियल वैल्यूड या फिर रियल पोलिनोमियल भी बोल सकते हो आप। और उसने क्या बोल दिया कि जो इनर प्रोडक्ट है v के ऊपर वो इस टाइप से डिफाइन कर दी। तो आपको बताना था इनके अंदर कौन सी चीज़ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनता है। देखो बच्चों एक्चुअल में जो v है वो ये है कि आपके पास पोलिनोमियल है 0 1 to over r सच दैट लीनियर पोलिनोमियल बोल दिया इसने, तो दैट इम्प्लाइज जो p ऑफ t है वो ये है at + b टाइप का सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू r। ये चीज़ है बच्चों। अब जो ये इसने बोल दिया कि ये आपके पास क्या दरअसल एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इसके अंदर जो इनर प्रोडक्ट उसने जो डिफाइन कर दी वो ये कर दी। एक्चुअली बच्चों अगर वो ये डिफाइन भी नहीं करता तो भी हम ऑब्वियस सी बात है इसी को ही लेकर चलते, क्योंकि ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास के अंदर क्या दरअसल सारे के सारे पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एट मोस्ट 1 है। तो दैट इम्प्लाइज पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है उसके अंदर हम इनर प्रोडक्ट दरअसल कैसे डिफाइन करके आए थे, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट वो ये थी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 f of t into g of t into dt। ये हम दरअसल क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को किस चीज़ के अंदर, C01 के अंदर सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 विच इज रियल वैल्यूड। अब इसके अंदर दरअसल हमको क्या बताना है, ये 4 ऑप्शन उसने क्या करे दरअसल डिजाइन कर दिए। फिर ये बोल दिया कि इन 4 ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा सेट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनता है इस वेक्टर स्पेस V की। देखो बच्चों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कौन सा बनता है उसको बताना है आपको। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए क्या कंडीशन थी कि खुद के साथ जब कभी भी आप इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए, और दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। अगर जो भी सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और V की जो डायमेंशन एक्चुअल में है 2, तो दैट इम्प्लाइज 2 मेंबर हो, और इनर प्रोडक्ट वाली जो नॉर्मल बेसिस वाली जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो दैट इम्प्लाइज इट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये था बच्चों। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑप्शन पर आते हैं। फर्स्ट इसने बोल दिया कि जो ये सेट है क्या ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगा इसकी। देखो बच्चों पहले तो इस सेट के अंदर मेंबर देखो कितने बनते हैं, इसके अंदर 2 मेंबर है। अभी मैं आपको थ्योरम बताई थी कल, हमने ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑलवेज Li। तो दैट इम्प्लाइज 2 मेंबर है इसके अंदर। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बनता है, Li है, डायमेंशन कितनी इसकी 2 है, तो दैट इम्प्लाइज ऑर्थोनॉर्मल बना तो ये सेट, तो दैट इम्प्लाइज को क्या बनना पड़ेगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनना पड़ेगा V की। अब ऑर्थोनॉर्मल ही बेसिस इसने पूछी है। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट की क्या कंडीशन बताई थी दरअसल, मैंने आपको ये बताई थी कि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 1 बनती है और दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बनती है, 0। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया दरअसल, यहाँ से एक मेंबर उठाया ये x। इस ऑप्शन पर आते हैं दरअसल फर्स्ट ऑप्शन पर,
मैंने ये ले लिया पी ऑफ टी इज इक्वल टू, इसने एक्स की फॉर्म में दे रखा है, आप यहाँ पर एक्स मान लो, टी मान लो, एक ही बात है, यहाँ पर एक्स कर दिया, तो दैट इंप्लाइज पी ऑफ एक्स को एक्स ले लिया। मैंने क्या किया बच्चों, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कर दी। इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, यहाँ पर आए, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स इंटू डी एक्स, वैल्यू पुट कर दी इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये है बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, लिमिट पुट कर दी। इंटीग्रेशन क्या बनता है, वो ये कि एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 लिमिट 0 से 1 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो बच्चों, इस सेट के अंदर ये सेट आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते तो क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए, दूसरे साथ करो तो 0 बननी चाहिए। मैंने यहाँ से एक मेंबर उठाया, एक्स ले दिया इसका नाम, इसी के साथ इनर प्रोडक्ट की, वो 1/3 बनता है, 1 नहीं बनता। दैट इंप्लाइज इट डज नॉट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये था बच्चों। सेकेंडली फिर मैंने क्या कर दिया, जो ऑप्शन ये था, इस पर आते हैं एक बार, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक बार फोर्थ ऑप्शन पर आना स्टार्ट कर दिया। एक मेंबर ये उठाया, इसी के साथ इनर प्रोडक्ट के, तो x - 1/2 कोमा x - 1/2 की जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बननी, 1 बनने की। देखते हैं क्या बनते क्या नहीं बनती। अगर 1 नहीं बनते दैट इंप्लाइज इट इज नॉट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। इंटीग्रेशन किया x - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो वैल्यू क्या बन चुकी, x - 1/2 की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 से 1 1/3 को बाहर निकाल, लिमिट पुट की, अपर लिमिट पुट किया, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, उसकी पावर कितनी कर दी 1/3, तो क्या बन चुका 1/8 माइनस 0 पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू बनती है वो बच्चों, वो बन चुकी है आपके पास -1/2 की पावर कितने बन चुके 3, वो बन चुका -1/8 माइनस प्लस 1/8, तो ऐड कर दिया इसको, वो बन चुका 1/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो दैट इंप्लाइज बच्चों, इसी के साथ इनर प्रोडक्ट 1 नहीं बनती, दैट इंप्लाइज इट इज नॉट फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, जो ऑप्शन थे हमारे पास, ऑप्शन बी और सी, उन पर आते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दरअसल क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ऑप्शन बी और सी है, उन पर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। देखो बच्चों, जो ऑप्शन बी है उस पर आते हैं दरअसल एक बार, फिर देखते हैं क्या इसकी वैल्यू बनती है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, इस सेट के अंदर आया। अब ये सेट आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनता है या फिर नहीं बनता, उस चीज पर आते हैं। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब बनेगा, अगर 2 एलिमेंट अगर अलग अलग है, इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, और खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर ये उठाया, एक ये उठाया, इनर प्रोडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो दैट इंप्लाइज फॉर द ऑप्शन बी 1,x√3, इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, इस पर आए कि इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटू एक्स इंटू √3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। इसका जस्ट इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, कितना बन चुका है इसका इंटीग्रेशन कि x² डिवाइड बाई 2 इंटू √3 लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, तो वैल्यू बन चुकी है √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि जो सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं फॉर्म करेगा, किस चीज़ की, वी की। क्यों, ऑर्थोनॉर्मल तो बेसिस तभी फॉर्म करता है, इसको ऑर्थोनॉर्मल सेट बनना पड़ता। ऑर्थोनॉर्मल सेट अब ये बनता नहीं, क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर से अगर आप कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हो, उनकी इनर प्रोडक्ट करते हो, तो वो क्या नहीं बनती, 0 नहीं बनती। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये था बच्चों जो आपके पास एक क्वेश्चन था, CSIR नेट के अंदर आया था, ये 3 मार्क्स का था, दिसंबर 2012 के अंदर आया था। इस टाइप से आपको क्या करना था, अप्रोच करना था, क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखो बच्चों, दरअसल एक क्वेश्चन है, CSIR नेट के अंदर आया था, दरअसल एक क्वेश्चन 2014 के अंदर आया था। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम क्या कर देंगे बच्चों, जो हमारा इनर प्रोडक्ट का स्पेस का जो आज का काम हो उसको ख़त्म करते हैं। तो कल मैं इनर प्रोडक्ट को क्या करूँगा, दरअसल ख़त्म कर दूंगा, जो इनर प्रोडक्ट का जो भी टॉपिक है उसको ख़त्म करेंगे। और देखो बच्चों, जो कल वाला जो टॉपिक है एक्चुअल में CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता जितना HPSC के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है।
HPSC के अंदर देखो बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन दरअसल बनते हैं, कई बार बनते हैं। 2018 के अंदर जो HPSC का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आए थे, जो हमने दिया था 2019 के अंदर उसके अंदर भी HPSC के क्वेश्चन आए थे। देखो बच्चों, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो हमारा काम है मोस्ट ऑफ द केसेस वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं जो परसों है स्टार्ट करूँगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करूँगा, लीनियर अलजेब्रा काम खत्म होते ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे, रिंग फील्ड को डिस्कस करेंगे, गैलोइज एक्सटेंशन को, फील्ड एक्सटेंशन को, गैलोवा थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट पेपर अकॉर्डिंग टू द हायर मैथमेटिक्स। जब आप कभी भी हायर मैथमेटिक्स के अंदर जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अपनी एक खास जगह है, खास प्लेटफॉर्म है उसका। वहाँ से दरअसल इंटरव्यू के अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछता है वो, और कई बार क्वेश्चन IIT के अंदर जाते हो स्पेशलाइजेशन के तौर पर बोलते हो, तो एक अलग ही इमेज है इस पेपर की। उसको बच्चों अच्छे ढंग से करना, आप सभी से हिदायत है मेरी, अच्छे ढंग से उस पेपर को करना। मैं भी पूरी शिद्दत से उस पेपर को करवाने की कोशिश करूँगा। रिकमेंडेशन है बुक की, जब मैं पेपर को स्टार्ट कराऊंगा उस टाइम पर रिकमेंडेशन भी बता दूंगा आपको। दरअसल बच्चों, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पेपर है उसी पेपर के अंदर मेरी एक्चुअल में PhD चली हुई है। ग्रुप और ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आजकल मैं काम कर रहा हूँ टॉपिक पर। एनीवे, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। दिसंबर 14 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, उसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन दरअसल क्या था, वो ये था, इसने बोल दिया कि ए आपके पास क्या है, n क्रॉस n की रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसने बता भी दिया कि हाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फिर इसने बोल दिया कि इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है, आपको बताना है कौन सी चीज़ इनमें से ठीक बनती है। फर्स्ट ऑप्शन में ये बोल दिया कि AX, AY की जो इनर प्रोडक्ट है X, Y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल बनेगा। फिर इसने बोल दिया कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A इज 1 और -1। फिर बोल दिया कि द रोज ऑफ A फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R के n। सेकंड इसने बोल दिया कि द A इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। देखो बच्चों, हम बेसिकली क्या करते हैं, फिलहाल इसके फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोल दिया कि जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल बनेगी। मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, AX, AY की जो इनर प्रोडक्ट है दरअसल उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, इसको खोल दिया। यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये थी कि ट्रेस ऑफ AY का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू AX। ये है बच्चों, मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी थी उसको अप्लाई किया। दैट इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ Y का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A इनटू X। ये बन चुका। देखो बच्चों, जो XY उसने कहाँ से दिए है, R के n के अंदर से दिए है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो कॉन्जुगेट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट R के n के अंदर के होने की वजह से तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज में ही कन्वर्ट होगा। तो दैट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ ट्रेस ऑफ Y ट्रांसपोज। अब A आपके पास क्या है बच्चों, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो दैट इम्प्लाइज जो कॉन्जुगेट है वो उसी के इक्वल बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, A ट्रांसपोज इनटू A इनटू X। ये है बच्चों। देखो बच्चों, उसने क्या दे दिया, A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। तो दैट इम्प्लाइज A ट्रांसपोज इनटू A की वैल्यू क्या बनती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। तो दैट इम्प्लाइज क्या वैल्यू बन चुकी कि ट्रेस ऑफ Y ट्रांसपोज I इंटू X इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ Y ट्रांसपोज इनटू X। दिस वन इज इक्वल टू X, Y की इनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि AX, AY की जो इनर प्रोडक्ट है एक्चुअल मायने में किसके इक्वल बनती है, X, Y की इनर प्रोडक्ट के इक्वल बनती है। दरअसल ऑप्शन फर्स्ट उसने ये तो दिया था। दैट इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये चीज़ है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो ऑप्शन बी है उसने दरअसल क्या बोल दिया कि ऑल आइगन वैल्यू है A की वो बनेगी या तो बनेगी या -1 बनेगी। देखो बच्चों, हमने जब प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, आइगन वैल्यू के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये चीज़ बताई थी मैंने आपको कि जो आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक्चुअल मायने में क्या बनती है, वो यूनिट मॉडुलस बनती है। अब 1 और -1 बने ये कोई ज़रूरी नहीं। तो दैट इम्प्लाइज जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, दरअसल रियल ऑर्थोगोनल की, वो क्या बनती है आपके पास बच्चों, यूनिट मॉडुलस बनती है। वो 1 और -1 बने ये नहीं जरूरी। तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। एनीवे मैं इसको एग्जांपल से भी एलिमिनेट कर सकता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले ली 0 1 -1 और 0। ये है बच्चों। एक्चुअल में बच्चों ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बनती है, ऑर्थोगोनल बनती है। क्योंकि खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हो रो के कोरस्पॉन्डिंग वो बनती है 1, दूसरे के साथ करते हो तो वो बनती है 0।
तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। इसका आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट करती है। वो क्या बन चुकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ट्रेस 0 प्लस डिटर्मिनेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पर माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बन चुका, 1 बन चुका, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बन चुकी है यहाँ से, प्लस माइनस आयोटा। तो दैट इंप्लाइज ये हुआ बच्चों की जो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 बने, ये नहीं है ज़रूरी। हाँ ये बात श्योर है, अगर वो यहाँ पर ये देता कि द ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर यूनिट मॉडुलस, तो दैट इंप्लाइज तब ठीक होता है ये ऑप्शन। बट इसने तो क्या दिया है कि 1 और -1 बनेगी। दिस वन इज इनकरेक्ट बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। देखो बच्चों ऑप्शन सी दरअसल उसने क्या दे दिया, वो ये दे दिया कि द रो ऑफ ए फॉर्म द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर के एन। एक्चुअल में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, उसकी जो रो और कॉलम, जब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करके आए थे वहाँ पर हमने ये प्रूव किया था कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रो है, कॉलम है, हमेशा क्या बनाती है, ऑर्थोनॉर्मल सेट को फॉर्म करती है। अब ऑर्थोनॉर्मल को सेट फॉर्म किया, एन ही मेंबर है, तो दैट इंप्लाइज वो क्या बन चुकी, बेसिस बन चुके आर की एन का। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। देखो बच्चों उसने क्या बोल दिया कि ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। एक्चुअली हमने ये डायगोनलाइजेबिलिटी को डिस्कस किया था, तब हमने ये चीज़ प्रूव की थी, बताई थी मैंने आपको ये बात कि अगर कोई भी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो हमेशा क्या बनती है, डायगोनलाइजेबल ओवर सी बनती है, न कि आर बनती है। तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आप इसको ऐसे भी इनकरेक्ट बोल सकते थे बच्चों, ये मैट्रिक्स ले लो, रियल ऑर्थोगोनल है, डायगोनलाइजेबल है, ये सी के ऊपर है, आर के ऊपर नहीं है। बाय दिस काउंटर एग्जाम्पल दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट। तो इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR नेट के अंदर आया था। दरअसल ये क्वेश्चन 2014 के अंदर आया था। इस टाइप को आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। दरअसल अब हमारे पास क्या है, इस टाइप से आपका जो फॉर्मेट था क्वेश्चन का, अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और आया था, जून 16 के अंदर आया था। उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जब मैंने थ्योरी कंसेप्ट कराया था, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस सारी बातें बता रही थी। आपको ट्राई करना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जून 2016 के अंदर 2 क्वेश्चन थे इनर प्रोडक्ट स्पेस के, एक तो मैंने आते ही करवाया है, दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया। वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो इसी टाइप से है, आपको सोचना है, आंसर बनाना है। आप उसका जो आंसर है मेरे पास कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो, या फिर आप मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इस टाइप से बच्चों आप काम करो। कंसेप्ट है इनर प्रोडक्ट स्पेस को सोचो कैसे काम करना है, कैसे जो उसका बेस है कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चनों को। ये था बच्चों हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।